जैसे हमने कहा ना कि हम आंदोलन चलाते थे, तो आंदोलन चलाने के लिए कोई कार्यकर्ता जाता था ना, वो केवल एक नारा लगाता था, भारत माता की जय। और भारत माता की जय बोलते ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था। बहुत कठिन सजा है, कईयों को तो हथकड़ी लगा के लटका देते थे। आप आश्चर्य करें, मैंने रात को जेल खुलवा करके जेल के अंदर जाके इन सब से मिल के आया। जेल में मीटिंग, ये क्या सेटिंग बैठा लिया आप? तो ये मैंने बैठा दी थी। क्या लगता है कि बीजेपी की तैयारी अब किस तरह की, क्योंकि बड़ा नुकसान लोकसभा में हो चुका है 11 सीट। नुकसान हुआ है और इसमें अब ये हमारे लिए चैलेंज के रूप में है कि जो उपचुनाव है इनको हमें जीतना। तो आप घर वापसी के लिए भी काम कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपके रिश्ते कब से हैं और कैसे रिश्ते? जब वो महामंत्री संगठन हुआ करते थे गुजरात के, फिर बाद में राष्ट्रीय महामंत्री बने, तो ये सरदार वेश में आए। मुझे अच्छा। पता ही नहीं, मुझे पता नहीं कि ये नरेंद्र मोदी जी। और बाड़मेर के लोग, कुछ नेताओं ने कहा खीजड़ो ऊंट है रविंद्र भाटी, आप किस तरह से देखते हैं? अच्छा, समाज को तोड़ दिया, समाज का नुकसान किया। हमारा समाज एक था। नमस्कार, भारत रफ्तार में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। मदन राठौड़ जी हमारे साथ हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, 2 बार विधायक रहे हैं सुमेरपुर पाली से और विधानसभा के उप मुख्य सचेतक भी रहे हैं। साथ ही एक बहुत ही सदैव नेता है, सहज नेता है, डाउन टू अर्थ लीडर फेरिस में इनका नाम शामिल है। मदन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। मदन जी, इतना सहज और सरल जो आपका व्यवहार है, इसकी चर्चा मारवाड़ से लेकर और गुलाबी नगरी तक होती है। देखिए, स्वभाव तो यूँ समझो तो संस्कार तो हमारे संघ के ही है और वहीं से मैं शुरू से बाल स्वयंसेवक था। 1962 में स्वयंसेवक बना, तो तब से ही ऐसा है और स्वभाव बन गया ऐसा ही, इसलिए सरलता तो होनी चाहिए। सर, संघ में तो ये कहा जाता है अनुशासन बहुत जरूरी है, और लेकिन राजनीतिक पार्टियों में कार्यकर्ताओं में इतना अनुशासन रहता नहीं है, फिर गुस्से को कैसे कंट्रोल कर पाते हैं आप? देखिए, अनुशासन तो बहुत जरूरी है जीवन में, हर पहलू पर, हर मोर्चे पर अनुशासन जरूरी है। और फिर कभी कभी थोड़ा सा कहीं कहीं गड़बड़ होता है तो उसको फिर तालमेल बिठाते हैं, थोड़ा समझाते हैं, थोड़ा किसी को ऊंचा नीचा भी थोड़ा समझाना पड़ता है। ऐसे करके फिर लाइन पे लाते हैं ताकि व्यवस्थित रूप से उनका जीवन भी सही ढंग से चले और संगठन में भी कहीं किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हो, सब व्यवस्थित रूप से काम चलता रहे। ये तो प्रयास करते ही हैं। कोई मेडिटेशन करते हैं, गुस्सा नहीं आए? वैसे योगा मैं करता हूँ। अच्छा। तब से कर रहा हूँ मैं लगातार, सवेरे योगा तो करता ही हूँ, लेकिन स्वभाव बन गया। सर, संघ के प्रचारक कब से लेकर कब तक रहे और फिर राजनीति में कैसे आए? स्वयंसेवक तो मैं बचपन से हूँ। फिर जब मैंने ग्रेजुएशन किया और 3rd ईयर OTC किया, तो उस समय कुछ समय बाद में परम पूज्य गुरु जी का देहांत हुआ, तो एक ऐसा वातावरण बनाया, वहाँ बैठे सबके साथ जब बैठक करी तो कहा कि भाई इनके जो इच्छा थी, गुरु जी की जो इच्छा है वो हमको पूरी करनी है। गोलवलकर जी की गोलवलकर बोले इनकी इच्छा पूरी करने के लिए हमको अपने जीवन के क्रीम पीरियड में से कुछ समय देना है। तो 2 वर्ष के लिए निकला था, लेकिन 2 वर्ष के बाद में वो इमरजेंसी लग गई। तो इमरजेंसी लग गई तो जवाबदारी और बढ़ गई कि अब संघ पर प्रतिबंध लग गया। प्रतिबंध लगा तो ये हुआ कि अब आंदोलन करना पड़ेगा। पर आपने हमारे उस समय के सरसंघ चालक जी को भी गिरफ्तार, बाला साहब को गिरफ्तार कर लिया था, सबको गिरफ्तार कर लिया था। तो प्रतिबंध लगा तो फिर आंदोलन करने का निर्णय हुआ। संघ का निर्णय था कि अब जेल भरो आंदोलन करना पड़ेगा, जेलों में लोगों को भेजना है। तो कई हिम्मत वाले लोग तैयार हुए, उनको तैयार किया। मुझे निर्देश थे कि तुमको अंदर नहीं जाना है, आंदोलन अनवरत चलता रहे, कितने समय तक चलेगा ये पता नहीं है, अनिश्चित काल तक आंदोलन करना पड़ सकता है, जेलें भरनी पड़ सकती है। तो कई कार्यकर्ताओं का हमने तैयार किया, कार्यकर्ता तैयार हुए, जेल गए। कई लोग तो 19 महीने तक जेल में रहे ऐसे, और उनके परिवार को देखना, संभालना। फिर एक पत्र हम निकालते थे, हमारे यहाँ क्रांति दूत, न्यूज़पेपर 4 पेज का, वो निकाल के उसमें खबरें, क्योंकि उस समय प्रतिबंध था, प्रेस पर सेंसरशिप थी,
तो एडिटोरियल जो है ना अखबार का वो खाली रहता, प्लेन पेपर जी। एडिटोरियल खाली रखते थे, क्योंकि वो एक प्रकार का विरोध, नाराजगी प्रकट करना। समाचार भी वही छप सकते थे जो पीआरओ, जो पब्लिक सरकारी, रिलेशनशिप, हाँ, वो ऑफिसर स्वीकृत करता था, वही समाचार छप सकते थे। तो हमारे आंदोलन की खबरें तो आती नहीं थी, कितने लोग जेल गए, जयपुर में कितने गए, उदयपुर में कितने गए, बांसवाड़ा में कितने गए, ये आता नहीं था। हम लोगों ने, जैसे उदयपुर से निकलता था क्रांति दीप, हमने पाली में शुरू किया क्रांति दूत, तो हम आपस में एक्सचेंज भी करते थे। और फिर हमारे छोटे छोटे कार्यकर्ता, बाल स्वयंसेवक, वो उस पत्र को लेकर के और घरों में, हाँ, घरों में, वितरण का कार्य। ये दरवाजे के नीचे से जो जगह होती है ना, उसमें खिसकाते, दुकानों पे खिसका देते, ट्रेनों में, बाथरूम में जाकर के और साइड में सर चिपका आपने देते। अच्छा विषय छेड़ दिया। 25 जून आने वाला है, तो हम उस दिन भी ये आपका इंटरव्यू चला देंगे। तो 25 जून जो आपातकाल लगा था देश में, तो आपको, आपके जहन में आज भी कोई ऐसी घटना जो आपको याद हो कि ऐसा दृश्य था, इस तरह से मारपीट हुई, बिल्कुल, या आप बिल्कुल। बच के निकले हो कहीं से? मैं आपसे बताऊं, दुर्भाग्य है ये कि किसी ने, जो जैसे हमने कहा ना कि हम आंदोलन चलाते थे, तो आंदोलन चलाने के लिए कोई कार्यकर्ता जाता था ना, वो केवल एक नारा लगाता था, भारत माता की जय। और भारत माता की जय बोलते ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था। यानी इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या होगी कि हिंदुस्तान में, मालूम है उनको कि आंदोलन करने के लिए आया, लेकिन वो कर क्या रहा है, किस एक्ट में उसको गिरफ्तार कर रहे हो? केवल वो नारा बोलता था, भारत माता की जय बोलता था, तो तुरंत समझ लेते थे ये आंदोलनकारी है, उसको गिरफ्तार करके अंदर फेंक दिया। किसी को 107 में कर लेते थे, किसी को मिसा में करते थे, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, किसी को डिफेंस ऑफ इंडिया रूल में गिरफ्तार करते थे। ऐसे करके लोगों को गिरफ्तार करते, उनको यातनाएं देते थे, तुमको कौन, किसने भेजा, किसने तुमको प्रेरित किया, ये करके उसको सजाएं देते थे, बहुत कठिन सजाएं। कईयों को तो हथकड़ी लगा के लटका देते थे कि बताओ तुमको किसने भेजा। कार्यकर्ता इतने मजबूत थे। आप बच्चे कभी ऐसे, कैसे रहते थे आप? कई बार, एक बार की घटना तो बहुत जोरदार है। ये हमारे यहाँ सत्यपाल जी हर्ष थे, उसको हम एसपी साहब बोलते थे। एक बार हम कायलाना, जोधपुर के पास में, वहाँ एक हमारी लक्ष्मण सिंह जी शेखावत हमारे विभाग प्रचारक थे ना, तो वो एक बैठक कर रहे थे गुपचुप पहाड़ियों में, योजना बनाना, कैसे आंदोलन चलाना, क्या करना, बात कर रहे थे। इतने में वास्तव में पुलिस आ गई। तो जो सुरक्षा में खड़ा था, निगरानी रखने वाला, उसने कहा एसपी साहब आए। तो हमने सोचा कि सत्यपाल जी आए। तो एकदम जब सामने पुलिस आ गई, तब सबको इधर उधर डिस्पर्स होना था। तो लक्ष्मण सिंह जी को मैं मोटरसाइकिल पे बिठा के ले गया। कहाँ ले गया? डूंगरपुर। कहाँ? जोधपुर से डूंगरपुर, मोटरसाइकिल पे ले गया? मोटरसाइकिल पे। पुलिस कितना किलोमीटर होगा सर? ये तो करीबन 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर बाइक पे आप? 2 बार पेट्रोल भराना पड़ा। उस समय मेरे पास जावा थी, जावा हुआ करती थी पहले, ये बाद में आई, पहले जावा मोटरसाइकिल डबल सिलेंडर की थी। पुलिस पीछे आ गई। तो एक बार तो ऐसा लगा कि पुलिस पकड़ लेगी, लेकिन भेड़ों ने हमको बचा दिया। बीच में गडरिया वो भेड़े लेके आ गया, तो जीप पीछे रह गई, हम निकल गए। फिर गली वाला, मतलब संकड़ी खेतों वाला रास्ता पकड़ करके हम निकल गए, तो हमको नहीं पकड़ा। वो एक बहुत बड़ा, एक बार और घटना है ऐसी, ये अभी है, हमारे ओम जी माथुर साहब है, वो पाली जेल में बंद थे। ओम जी माथुर की बात कर रहा हूँ मैं। वो पाली जेल में बंद थे, कई कार्यकर्ता बंद थे, हमारे अरविंद गुप्ता है, चंद्रशेखर भायल है, ये सब अभी हैं, वो जेल में बंद थे। तो मैंने घोषणा कर दी कि मैं आज रात में जेल में आऊँगा आपसे मिलने के लिए। आप आश्चर्य करें, मैंने रात को जेल खुलवा करके जेल के अंदर जाके इन सब से मिल के आया हूँ। हाँ, इन सब से मिल के आया हूँ। ओम जी माथुर भी थे उसमें, ये हमारे चंद्रशेखर भायल थे, अरविंद, और ये कई लोग अंदर थे। उन सबसे मैं सबकी चर्चा करके सबसे मीटिंग कर, जेल में, जेल के अंदर, जेल में मीटिंग। ये क्या सेटिंग बैठा लिया आपने? ये मैंने बैठा दी थी उस समय। क्या है कि हमारे जो जेलर साहब थे, वो थोड़े मानसिक रूप से हमारे मेरे विचार थे, और मेरे पारिवारिक मामला बना दिया। हालांकि वो राजपूत थे, मैं राजपूत नहीं हूँ, लेकिन हाँ, आपके बारे में ये भी कहा जाता है कि आप राजपूत हैं। मतलब अमूमन लोग जब आप राज्यसभा में बने, तो मुझे पत्रकार भी पूछ रहे थे यार राजपूत को बना दिया। तो वैसे आपकी कास्ट क्या है सर? मैं गांची हूँ। अच्छा, गांची है ना, मोदी, साहू, तेली, हिंदू तेली, प्रधानमंत्री जी की जो कास्ट, प्रधानमंत्री। तो ये हमारी ये जाति है।
तो मैंने उनको लिया, उनकी पत्नी को साथ में लेके और जेल खुलवाई और अंदर जाकर के सबको कि भी चिंता मत करो, सब परिवार में सब ठीक ठाक है और आंदोलन में और लोग आने वाले हैं और आंदोलन अपन इसको व्यापक करेंगे, हिम्मत रखो। ऐसा ही मैं एक बार सिरोही गया, सिरोही रात को जेल खुलवाई, वहाँ पर भी व्यवस्था करी कैसे भी करके, और उसमें ये हमारे एक्स MLA गुलाब सिंह जी वहाँ अंदर थे, ये करण सिंह जी नेत्रा जो हमारे पाली के जिलाध्यक्ष रहे वो भी जेल में थे, अभी भी हैं वो, उनको ये सब पता है, मैं जेल में उनसे मिल के आया सिरोही में भी। और यूं करके ये कई दृष्टांत ऐसे हैं, अब ये तो लंबी कहानी हो जाएगी खूब। पार्टी की नई लीडरशिप तैयार हुई है और जिस तरह से एक आम कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री बनाया है, इस नई लीडरशिप को आप किस तरह से देखते हैं? नहीं देखिए, नई तो लीडरशिप तो डेवलप होना ही चाहिए, लीडरशिप डेवलप हो रही है और पुराने लोग मार्गदर्शन दें साथ में बैठ करके और सही, क्योंकि अनुभव तो पुराना के पास है, तो दोनों का आपस में तालमेल बहुत जरूरी है। नई लीडरशिप को मैं यही कि पुरानों का सम्मान करें, उनसे सीखें, उनके साथ बैठ करके उनके जीवन भर के जो अनुभव है उनसे क्या हम प्राप्त कर सकते हैं वो प्राप्त करें। नया व्यक्ति है तो उसको तो थोड़ा काम करने में पुराने का अनुभव यदि मिलेगा तो सफल होगा। सर आप एनर्जी है नए में। आप सर हमेशा मैं देखता हूँ सुमेरपुर पाली के MLA रहे तो वहाँ के लोग मुझे बोलते थे कि बड़े जन नेता हैं, लोगों की मदद करते हैं, आधी रात को उठ के फ़ोन भी करते हैं, और अचानक से आप राज्यसभा में आ गए। तो सर आप अपने आप को सत्ता या संगठन कहाँ फिट मानते हैं? मतलब आपको क्या लगता है, कार्यकर्ताओं की मदद करना या फिर क्या आपको क्या लगता है, मतलब आपका दिल क्या कहता है कि क्या करना चाहिए, आपकी भूमिका क्या है? देखिए, चाहे राज्यसभा में चला जाए या कहीं भी चला जाए, उस कार्यकर्ता की शक्ति, उसके बलबूते पर हम यहाँ पहुँचे, तो उसकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है और करते रहेंगे। जनता की सेवा करना, चाहे किसी भी मोर्चे पे रहे पद पे रहे कि नहीं रहे। मैं देखिए ना, 2003 में MLA था, 8 में मुझे नहीं लड़ा है, लेकिन मैं अनवरत जन सेवा के लिए, जनता के, रात को फ़ोन आते हैं, कोई लाइट नहीं है तो फ़ोन आ जाता है, कहीं एक्सीडेंट हो गया तो फ़ोन आ जाता है, तो जाना ही पड़ता है, कहीं खून की ज़रूरत है, कहीं क्या है तो करना है। ये तो हमारे संस्कार जो संघ से मिले हैं, तो वो हमको मतलब अपने आप ही अब स्वयं प्रेरित ही हो गया, अपने आप ही हमको ये इच्छा होती है कि भाई जाएं, उनका सुख दुख में भागीदार बने। अब बड़ा टास्क बीजेपी के लिए ये है कि उपचुनाव होने वाले हैं और पार्टियों ने तैयारी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि बीजेपी की तैयारी अब किस तरह की, क्योंकि एक बड़ा नुकसान लोकसभा में हो चुका है, 11 सीट नुकसान हुआ है, ये बात बिल्कुल सही है, और इसमें अब ये हमारे लिए चैलेंज के रूप में है कि जो उपचुनाव है इनको हमें जीतना है। और हालांकि मैं जानता हूँ कि कई ऐसे हैं कि जहाँ पर समीकरण बनाने में हमको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, सबका सहयोग लेना पड़ेगा, सबको साथ में बिठाना पड़ेगा, और तब जाकर के इस टास्क को हम पूरा कर पाएंगे। लेकिन चैलेंज है, इसको स्वीकार करते हैं और निश्चित रूप से जीतेंगे। लोकसभा चुनाव में 11 सीटों का नुकसान हुआ, प्रदेश कार्यालय में समीक्षा बैठक हुई। आपका इतने वरिष्ठ लीडर हैं, आपके क्या लगता है क्या हार के बड़े रीजंस है? कास्टिज्म रहा कि जातिगत आधार पर चुनाव हो गया, या एक हिंदुओं को बांटने की कोशिश की गई? क्या आपको लगता है कि मूल कारण क्या रहा इसके? 5-7 कारण। देखो साहब, एक तो कारण ये रहा कि कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में भी तुष्टीकरण की बात करी थी, और वो तुष्टीकरण पराकाष्ठा पे था, यानी एक वर्ग विशेष को तो मतलब जैसे कोई फतवे जारी होते थे, कई फतवे आते थे। आजकल क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया का ज़माना है, तो कहीं भी, चाहे महाराष्ट्र में यदि फतवा जारी हुआ है तो हमारे यहाँ भी वो सूचनाएं पहुँचती है। तो वो फतवा जारी हुआ कि बोले बीजेपी को जो हरा सके उसको वोट देना है, तो वो वर्ग तो ऐसे लगा रहा। फिर भ्रम पैदा करने की उन्होंने, विरोधियों ने पूरी कोशिश की, गलत बात फैलाई, ये आरक्षण समाप्त कर देंगे, किसी ने कहा कि संविधान को ही समाप्त कर देंगे, ऐसे ऐसे भ्रम, जबकि हम कहते रहे, मोदी जी भी कहते रहे कि भाई किसी भी कीमत पर हम ऐसा नहीं होने देंगे, और संभव ही नहीं है, संविधान को सम्मान करते हैं। अब देखिए ना, हमारा अभी जो मीटिंग हुई NDA की
सांसदों की मीटिंग जिसमें नेता तय होना था, आते ही सबसे पहले उन्होंने संविधान को प्रणाम किया, जी बिल्कुल, माथा सुंदर टेका, तस्वीर थी बड़ी। माथे पे लगाया, फिर जाकर के और लॉ मिनिस्टर भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हुआ पहली बार अर्जुन जी हाँ, मेघवाल को, जनजाति समाज से, हाँ अनुसूचित जाति से करें। अब ये अफवाह फैलाते गए, भ्रम पैदा करते गए। फिर दूसरा एक इन्होंने किया कि हमारे समाज में जातिगत जहर घोलने का इन्होंने काम किया। किसी ने क्या कहा कि जनगणना कराएंगे, फलाना कराएंगे, वो ऐसे करके आपस में इतना विद्वेष पैदा कर दिया। जो हमारा नुकसान हुआ उसका कारण है कि जातियों में मतलब माउथ पब्लिसिटी बिगाड़ी, खुद जो कुछ भी वो कर सकते थे कि भड़काने का काम, वो उन्होंने किया। जनता जागरूक थी, इतना वो सफल नहीं हो पाया, लेकिन बहुत हद तक। और ये हम एक तो मार इस कारण से हम, तो आपको लगता है कांग्रेस ने हिंदू समाज को तोड़ने की कोशिश की, जिससे हिंदू जातियों में बटे और मुस्लिम का कॉन्क्रीट वोट बैंक कांग्रेस पार्टी को जाए और सब जातिवाद में मूव होके एक इंडिया गठबंधन को लाभ हो? ये पहली बार हुआ है ऐसा। अपन 2 बार तो लगातार सब जीतते गए, इन्होंने सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। इस बार उनको इसलिए मिल गई कि वो मतलब ये इसमें भ्रम पैदा करके और आपस में यानी जाति को उकसा करके, वर्ग प्रत्येक जाति को कहाँ कौन सा जो बीजेपी को हरा सकता है उसको उसमें उन्होंने तैयार किया, और तैयार करके और थोड़ा बहुत भ्रम। आखिर एक झूठ को 50 बार कहोगे तो थोड़ा थोड़ा लोगों को लगता है यार कुछ तो हो ही सकता है, आखिर इतना ये लोग कह रहे हैं तो क्या होगा पता नहीं। सर, एक डूंगरपुर और बांसवाड़ा से अभी सांसद बने राजकुमार रोत, हमारे चैनल पर इंटरव्यू दे रहे थे 5-7 दिन पहले। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू नहीं हूँ और मैं राम को नहीं मानता, राम काल्पनिक है, बीजेपी ने राम का पेटेंट करा रखा है। फिर माफी भी मांगी? नहीं मांगी सर, मेरे इंटरव्यू में बोला कि राम को हम नहीं मानते और मैं हिंदू नहीं हूँ। वो कह रहे आदिवासी हिंदू ही नहीं, आदिवासी का धर्म ही अलग है। अब देखिए, ये एक ऐसी संस्था काम कर रही है वहाँ पर, जो मैंने आपसे कहा ना कि ऐसी संस्थाएं हैं जो समाज को तोड़ने का काम कर, जैसे एक वाम सेफ है, बहुत घातक है, वो जहर घोलने का काम कर रही है। वो चाहती है कि किसी भी रूप में हिंदू समाज को बिखेरा जाए, तोड़ा जाए, और आदिवासियों में ये पैदा किया जाए थोड़ा, वो जैसे कोई सेवा के प्रकल्प के माध्यम से घुस जाता है अंदर, कहीं पर कोई शिक्षा देने के उस माध्यम से अंदर घुस जाता है, मिशनरी जो काम करती है वो, और ये लोग वहाँ ऐसा भ्रम पैदा करके है, ये सब राजनीति, बाकी कुछ नहीं है। उस वर्ग में ऐसा क्या आपका तो दुरुपयोग हो रहा है, आपको केवल उपयोग में मतलब लिया जा रहा है, बाकी आप हम वो नहीं है। जबकि अपन सब जानते हैं कि यानी सबरी से लेकर के कितने क्या उदाहरण गिनाए जा सकते हैं। हम सब मतलब पर सर, एक है आपकी समाज। तो सरकार है, इन पे लगाम कैसे लगाएंगे? क्या बुलडोजर चलाएंगे क्या आप? क्योंकि ऐसे एंटी नेशनल जैसा कि आप बता रहे हैं कि समाज को तोड़ने का काम, वोमेनिस्ट पैदा करने का काम कर रहे हैं। देखिए, हमने भी अपने जैसे वनवासी कल्याण परिषद है, वो उस क्षेत्र में काम कर रही है। ऐसे 1-2 संस्थाएं और भी है जो ये शिक्षा समिति है, वो भी उस क्षेत्र में काम कर रही है। वहाँ एक धार्मिक क्षेत्र में वो भी अखिल भारतीय साधु समाज है, वो भी उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हम सब और हमारे भी कुछ लोग जाकर के वहाँ सेवा प्रकल्प चलाएंगे, उनके साथ बैठेंगे, उनको बताएंगे कि आप कहाँ के वंशज हैं, तो वो सब समझ जाएंगे। ऐसा नहीं है। Which you said that some anti-social elements are over there, those are doing this. So वो जो anti-social elements हैं, जिनसे आप एक संस्था का नाम ले रहे थे, इन पे नकेल लगाने का क्या मूल मंत्र है? ये बात भी आपने सही कही है, उन पर नकेल लगानी पड़ेगी, लेकिन 2 तरीके से होता है। देखिए, इसमें मतलब ताकत से ज़्यादा काम नहीं होगा, सच्ची बात उनको समझाना पड़ेगा
दिमाग में वो जो ब्रेन वॉश कर रहे हैं ना हमारे हिंदुओं का, हमको ऐसा उनको प्रेरित करना पड़ेगा कि वो ब्रेन वॉश नहीं कर पाए। वो कुछ भी कहे तो हमारा जवाब देने की स्थिति में आना चाहिए। ऐसे कुछ लोगों को हम भी तैयार करेंगे, उन्हीं में से, बाहर के व्यक्ति का वो नहीं मानेंगे, उन्हीं में से हम कुछ लोगों को और तैयार करके, और इतना, क्योंकि उनकी बात पर वो विश्वास तो करेंगे ही करेंगे कि मेरा ही भाई है, मुझे समझा रहा है, और समझाने का एक अपना तरीका होता है। इस ढंग से समझाएंगे कि ये पूरा समाज एक है। अच्छा, दूसरा क्या है कि देखिए एक बात और है उसमें, वो मांग रहे हैं व्यक्तिगत लाभ की बात। वो क्षेत्र में विकास किया या और कुछ भी किया, वो तो सभी जगह करते ही करते हैं, लेकिन उनके मन में इस बात को हमको निकालना पड़ेगा कि क्षणिक लाभ के लिए मत करो, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से चलो, जिससे कि नई पीढ़ी भी संस्कारित हो सके, शिक्षित हो सके और अपने पैरों पर खड़ी हो सके, विवेकवान बने। ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं, इसलिए शिक्षा समिति भी वहाँ काम कर रही है। तो हम सरकारी स्तर पर तो केवल ये करना चाहेंगे कि वहाँ पर सुविधाएं देंगे, वहाँ उनको समान जीवन जीने का एक अवसर प्रदान करेंगे। हम सब ये तो प्रयास करेंगे ही करेंगे। दूसरा, हमारे और जो संगठन है, वो विभिन्न संगठन वहाँ जाकर के और ऐसी मिशनरीज जो कि षड्यंत्र करके कर रही है, भ्रमित कर रही है, उनको रोकेंगे। रोकना मतलब ताकत के बल पे नहीं, सफल नहीं हो सके, मानसिक खुराक हम उनको इतना दे देंगे कि वो मिशनरीज को वहां से भागना पड़े। आई हैव वन मोर क्वेश्चन अबाउट दिस ऑन दिस टॉपिक, कि एक टॉपिक चल रहा है सर, टी लिस्टिंग की लगातार मांग हो रही है। मतलब दोज पीपल जो हिंदू हैं और वो हिंदू के साथ साथ मतलब एसटी के साथ साथ आप ईसाई भी बन जाते हो, दोनों को, हिंदू से ईसाई धर्म भी ले लेते हो, हिंदू का लाभ भी ले रहे हो, ईसाई भी बन गए। तो इसको लेकर लगातार उस क्षेत्र में मांग चल रही है। आप अब संसद में जाएंगे, राज्यसभा में कई तरह की चर्चा होती है, तो क्या इस विषय को भी आप उठाएंगे? ये आपने बहुत जोरदार बात कही है, और मैं सोचता हूँ कि ये जरूरी है कि हिंदू अनुसूचित जाति में है वो, और वो यदि धर्म बदल देता है तो उसको लाभ नहीं मिलेगा। उसको लाभ कैसे मिलेगा? वो तो उस वर्ग में तो वो आता ही नहीं है, जब उसने बदल दिया है तो उसको लाभ नहीं मिलेगा। एक तो ये करना ही चाहिए, और इसके लिए भी मुहिम चलाएंगे भी। आप भी उठाएंगे संसद में? बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं, उनको लाभ नहीं मिलेगा। अच्छा, अब एक और चल रहा है, मैं आपको बताऊं। एक हमारी संस्था है जो इतिहास लिख रही है, इतिहास लेखन की। हाँ, वो कई लोग हैं, मैं बताऊं, कई मुसलमान बोलते हैं कि हम चौहान हैं, कई मुसलमान बोलते हैं हम भी राठौड़ हैं। तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, वो सिंह था, हमारे समाज में से ही था। जब मुगल काल कहते हैं, जिस समय जिसको हम संघर्ष काल बोलते हैं, तो मुगलों ने ऐसे कर लगाए, टैक्स लगाए, जजिया कर जैसे जी, ऐसे ही कुछ वो लगाए कि जिससे मतलब या तो पैसा दो, अदरवाइज धर्म चेंज करो, धर्म पर परिवर्तन करो। तो कुछ कमजोर लोग थे जो उन्होंने कहा क्या फर्क पड़ता है। अब वो थोड़ा उस समय की परिपक्वता नहीं थी, अपरिपक्व लोग थे, वो स्लिप हो गए। अब उनको वापिस समझ में आया। तो ये भी स्थितियां बनी है। अभी जैसे मेरे यहाँ, आपको पता होगा, ब्यावर के पास में रावत वगैरह हुए, तो वो शादी भी करते हैं, फेरे खाते हैं और निकाह भी करते हैं। ये एक मतलब वो ऐसा प्रयास करते हैं। अब पिताजी, मेरे यहाँ एक लड़का आया, सलीम। मैंने कहा यार तेरे पिताजी क्या करते हैं? कि मेरे पिताजी खेती करते हैं। मैंने क्या नाम है? कि रावत सिंह। मैंने कहा रावत सिंह, तेरे दादाजी का नाम? कि धर्मेंद्र सिंह। तो मैंने कहा यार ये कैसे है, फिर तू सलीम कैसे हुआ? तो बोले हमारे यहाँ ऐसे ऐसे करके ये हो गया, हमारे अब नाम सब ऐसे लिखना शुरू कर दिया। यानी कैसा षड्यंत्र कर रहे हैं, देखो ये चल रहा है। हमने वापिस समझाया,
वापिस हमने शुरू किया। हमारी टीम भी वहाँ गई, वहाँ जाकर के और उनको बताया कि भाई ये सब क्या कर रहे हो आप, ये कैसे चल रहा है, रोकने के लिए। तो आप घर वापसी के लिए भी काम कर रहे हैं? कर रहे हैं ना, बिल्कुल कर रहे हैं। इसको आप लीगली मानते हैं? ठीक है, आई मीन लीगली ठीक मानते हैं आप इसको, घर वापसी? देखिए, व्यक्ति नासमझी से चला जाता है, जब उसको समझाया जाता है तो समझ करके वो वापस सही रास्ते पे आता है तो अच्छा ही है ना। और अब राजनीतिक सवालों पे आते हैं, थोड़ा समय कम है आपके पास भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपके रिश्ते कब से हैं और कैसे रिश्ते हैं, मतलब आप कब से उनको जानते हैं? ये बड़ा लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छे रिश्ते हैं आपके, डायरेक्ट अच्छे टर्म्स हैं, या कब से रिश्ते थे? या गुजरात सीएम थे जब से थे, या उससे पहले से प्रचारक थे जब से? उससे पहले से थे। कैसे सर? जब वो महामंत्री संगठन हुआ करते थे गुजरात के, फिर बाद में राष्ट्रीय महामंत्री बने, तब भी मैं जाता रहता था। अच्छा, मुझे नहीं पता जाति वाति का, तो ऐसा पहले पता ही नहीं था? हाँ, मुझे अच्छा लगता था कि ये थोड़ी मतलब दृढ़ता, समझाने का अपना एक स्टाइल। इमरजेंसी में वो आए थे हमारे यहाँ। अच्छा? हल्दी घाटी उदयपुर में, आपातकाल के दरमियान हमने क्या किया कि अपने आईटीसी लगाते हैं ना, 15 दिन 10 दिन की, तो हमने चलती फिरती आईटीसी लगाई थी आपातकाल में। संघ की शाखाएं बंद नहीं करी हमने, स्टाइल बदल दी। चलती फिरती मैंने अलग अलग जगह? हाँ। अच्छा, एक दिन अलग वाहन में ले लिया। अच्छा। लोगों को, और आज अबू रुकेंगे, नेक्स्ट डे पालनपुर रुकेंगे, थर्ड डे उदयपुर चले जाएंगे, फोर्थ डे, ऐसे करके हमने किया। तो हर स्थान पर कोई न कोई वरिष्ठ प्रचारक बौद्धिक देने आता था, वो बौद्धिक देने आता था। बाकी हमारी गतिविधियां तो चलती थी, हम आपस में कहीं बैठते थे, संघ का मतलब आईटीसी में जो कुछ भी होता है वो, मैं तो 3rd ईयर था उस समय, तो मुझे नहीं पता था कि ये नरेंद्र मोदी जी हैं। आप शिक्षक थे उसमें 3rd ईयर? मैंने हाँ, ये सब जो हाँ, मैं प्रचारक था। हाँ। लेकिन हमको नई टीम लगातार तैयार करनी थी, तो एक टीम को लेकर के मैं गया, तो ये सरदार वेश में आए। मुझे पता ही नहीं, मुझे पता नहीं कि ये नरेंद्र मोदी जी हैं। हाँ। जबकि मैं पहले भी एक आध बार ओटीसी में मिले थे, बाकी तो कोई पता नहीं था। लेकिन फिर जब बाद में पता चला कि वो मोदी जी थे। अच्छा, तो मोदी जी की मैंने एक फोटो देखी, वो सरदार वेश में, तो मतलब पहले से अनुभव उनको ये भी गजब है। वो हाँ, सरदार वेश में आए, उन्होंने महाराणा प्रताप और हल्दी घाटी और क्या क्या करना है वो सब वहाँ हमारा मार्गदर्शन किया था। अच्छा, फिर गुजरात के सीएम ने जब भी आपका नियंत्रण? हाँ, गुजरात के मुख्यमंत्री जी थे तब फिर पता चला। अच्छा, कि आपने कभी याद दिलाया कि ओटीसी में ऐसे मिला था आपसे? नहीं, तरह से नहीं, कभी वो याद दिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हम एक दूसरे को पहचानने लग गए ना। अच्छा, पहचानने लग गए तो वो भी जानते थे, मैं भी जानता था। अच्छा, तो पहचानने लग गए। एक बार की तो जोरदार घटना है। क्या सर? मैं कोई व्यापारियों को लेके गया था, यशवंत सिन्हा जी उस समय फाइनेंस मिनिस्टर। जी सर। पाली के कोई एक्साइज ड्यूटी लग गई थी, तो उस ड्यूटी को हटवाने के लिए ये सीलिंग फैन को पावर मारना और अंडरग्राउंड टैंक से ओवरहेड वाटर लिफ्टिंग को मशीन विद द हेड ऑफ पावर, ऐसा करके ही लगा। तो मिलके फिर मेरी इच्छा हुई, मैंने कहा उन सबको, पाली के व्यापारियों को, मैंने कहा भाई यहाँ बीजेपी कार्यालय में चलते हैं, वहाँ मोदी जी हैं, और यार मिलाओ, हमको मिलाओ। चलो, तो वहाँ गए, तो ये जो अशोक रोड पर कार्यालय है, 11 अशोक रोड, तो मोदी साहब अंदर बैठे थे, मैं गया और ये बोले इनको कहाँ लेकर के, लक्ष्मी पुत्रों को लेकर कहाँ घूम रहे हो? तो मैंने कहा साहब इस काम से हम आए थे, ये थे, सबकी इच्छा हुई आपसे मिलने की, तो मिलने, तो बैठो, बिठाया। फिर कहा चाय पियोगे? मैंने ना किया। लेकिन हमारे साथ एक पुष्पराज जी भंडारी थे, वो हम अपने भंवरलाल जी नाटा, पुष्पराज जी भंडारी थे, वहाँ भंवरलाल जी जिंदा है अभी, बहुत बड़े उद्योगपति हैं पाली के। उन्होंने कहा साहब चाय तो पियेंगे। अब कोई था ही नहीं चाय बनाने वाला, तो एकदम से ये खुद चले गए पास में पेंट्री में,
और खुद वो पानी वो चालू कर दिया। उस समय क्या थे? महामंत्री संगठन, अच्छा। भारत के, हिंदुस्तान के महामंत्री संगठन थे, चाय और खुद ने चाय बनाई। अरे मैं गया पीछे, अरे नहीं नहीं तुम हटो, मैं चाय वाला हूँ, ऐसे मजाक करते थे। तो सर और उन सब लोगों को वो आज भी कहते हैं, वो लोग आज भी कहते हैं कि हम ये वास्तव में चाय वाले हैं, बोले हमको चाय पिलाई। इसलिए ये तो खैर, लेकिन कभी भी इनमें जातिवाद नहीं है, कभी भी किसी प्रकार का कोई मतलब अपना पराया वाली नहीं, सब अपने हैं, इनके मन में एक ही भाव रहता है। गोविंद डोटासरा कहते हैं कि बीजेपी का मोरिया बुला दिया। तो वो कब कहेंगे कि बीजेपी ने झंडा गाड़ दिया? वो तो यही कहेंगे ना कि मोरिया बुला दिया, मतलब हवा निकाल दी। देखिए ये राजनीति है, इसमें तो सब चलते, कभी झूठ चल गया, हर बार चलने वाला नहीं है। राजस्थान में तो साफ ही तो हुए हैं, कहाँ है उनकी स्थिति? ठीक है, अभी ये लोकसभा में थोड़ा भ्रम पैदा करके ये हो गया है, कुछ समीकरण ऐसे बन गए कई स्थानों पर। हो सकता है कुछ छोटी मोटी गलतियां हमसे भी हुई होगी, होती है, राजनीति में बैठे हैं तो कुछ छोटा मोटा कुछ हो भी सकता है, उसका फायदा उन्होंने उठा लिया, लेकिन कहीं भी उनकी चलने वाली नहीं है। और विरोधी तो विरोध करेगा ही, उनका काम ही है। सचिन पायलट कह रहे हैं कि मैंने चुनाव जिताया, गोविंद डोटासरा कह रहे हैं मैंने चुनाव जिताया। ये तो लड़ते रहे हैं। ये फिर अशोक गहलोत का वैभव कैसे हरा, अशोक गहलोत जी का, और गहलोत साहब ने तो इनको क्या क्या कह दिया, वो सब पुरानी बातें हैं, इतिहास। आप जालौर के प्रभारी थे? हाँ, मैं सिरोही का मैं प्रभारी हूँ, प्रभारी था। और वहाँ वैभव जी हारे हैं ना, और ये आपस में एक दूसरे की टांग खिंचाई तो ये करते रहे हैं। पिछले 5 साल इन्होंने टांग खिंचाई में तो निकाल दिए, और ये आगे भी लड़ेंगे। मैं पक्का कहता हूँ आपको, देख लेना कुछ समय बाद में ये स्थिति आएगी कि श्रेय लेने के चक्कर में भी एक दूसरे को नीचा दिखा। इनके संस्कार वैसे ही है, आपस में लड़ते रहते हैं, आपस में गपशप में भी बैठते हैं तो एक दूसरे को उड़ाते हैं। सर बाड़मेर की हार का कारण क्या देखते हैं आप? बाड़मेर की हार का कारण जातिवाद, क्लियर कट जातिवाद, ध्रुवीकरण हो गया। एक रविंद्र सिंह हमारे पास में आया था, हमारा कार्यकर्ता था, उसने टिकट मांगा, टिकट नहीं दिया, नहीं देना कई पर समीकरण होते हैं। तो उसके बाद उसने वहाँ शिव से निर्दलीय चुनाव लड़ लिया, तो जनता ने जिता दिया। तो जीतने के बाद उसको वहाँ की जनता की सेवा करना चाहिए था। इस सरकार के, हमारी सरकार के साथ मिलकर के सेवा करता तो जनता के भलाई कर सकता था। आपको लगता है रविंद्र सिंह ने धोखा दिया जनता को? निश्चित रूप से उस शिव की जनता को तो धोखा ही दिया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया, और वो वर्तमान सरकार के साथ मिलकर के काम करता तो उस जनता की बहुत सेवा कर सकता था। उसके मन में महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई, इतनी जागृत हो गई कि मैं लोकसभा चुनाव लड़ दूंगा निर्दलीय, और वो उसने हमारा नुकसान किया है। अब पहले यदि हमारे साथ रहता तो हम उसको हाथों में रखते, और अभी वो किरकिरी बन गया हमारे सामने। सर बाड़मेर के लोग, कुछ नेताओं ने कहा खीजड़ो ऊंट है रविंद्र भाटी, आप किस तरह से देखते हैं? खीजड़ो मानी बेलगाम ऊंट है, मतलब बेलगाम है। हाँ, तो निर्दलीय को तो यही कहोगे ना, उसका कौन लगाम कहाँ है? जैसे बीजेपी की लगाम है, कांग्रेस की भी अपनी लगाम है, तो निर्दलीय की तो क्या है, वो तो बेलगाम ही हुआ। कभी किधर जाए कुछ भी नहीं कह सकते। अब हमारा नुकसान किया, हमारे साथ आने को तैयार था, फिर लोकसभा में हमारा नुकसान किया। मुझे मिला एक दिन ट्रेन के अंदर मिला, तो मेरे पास बैठे, मैंने खूब बात करी, यही बात कही मैंने कहा आप बहुत बड़ा काम कर सकते थे, शिव विधानसभा की जनता का बहुत भला कर सकते थे, लेकिन आपने बहुत बड़ा नुकसान किया, क्योंकि अब आपको वो प्यार तो मिलेगा नहीं, क्योंकि हमारा नुकसान किया, वो हमें तो दुखी है ना उस बात का। अच्छा, समाज को तोड़ दिया, समाज का नुकसान किया। हमारा समाज एक था, राजपूत, जाट, अन्य जातियां सब मिल करके आपस में प्रेम से रहती थी। अब उनको इतना खाई पटक दी, एक दूसरे के खिलाफ में खड़ा कर दिया, और ये जातिगत विद्वेष फैलाना, मैं सोचता हूँ कि ये समाज का दुश्मन है। रविंद्र भाटी, कोई भी जो जातिगत विद्वेष फैलाता है, जातियों को मतलब
तोड़ने का काम करता है, एक दूसरे के खिलाफ में खड़ा करता है। पर सर आप कह रहे हो, खुद कह रहे हो कि उन्होंने जातियों को तोड़ा, आपके मुख्यमंत्री उनको हेलीकॉप्टर में लेके घूमते हैं, ये भी सवाल खड़े होते वो पहले हाँ। पहले जब वो निर्दलीय लड़ लिया, जिता दिया, तो उसके बाद कि भाई अब आप शांत रहो, ये आगे हमारा ज़्यादा नुकसान मत करो, लोकसभा में मत ताल ठोको, क्योंकि इससे समाज टूटेगा, समाज बिखरेगा, पार्टी का नुकसान कर रहे हो। तो समझाने का काम तो हमारा कर्तव्य है ना। मैंने भी तो समझाया, अभी भी पोलिंग के बाद मिला है मुझे। अच्छा, तब मैंने ये समझाया, मैंने कहा कितना बड़ा नुकसान कर दिया हमारा। उसने मानने स्वीकार किया इस बात, खुद का भी किया, पार्टी का भी किया, खुद का भी किया। हमको बहुत वर्ष लगेंगे वापिस इनको एक करने में। अच्छा, समाज को तोड़ा। हाँ, मतलब जैसे जाट और राजपूत, हाँ, अब इनमें इतनी खाई पटक दी तो उसको वापस मतलब मिटाने में तो टाइम लगेगा ना, परिश्रम करना पड़ेगा। हमारे मूल संगठन को परिश्रम करना पड़ेगा। मूल संगठन जो है संघ, उसको भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के ये वापस एक होंगे। बहुत नुकसान कर दिया। सर आपके एक मित्र हैं करोड़ीलाल मीणा, वो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा चुनाव हार जाऊंगा तो इस्तीफा दे दूंगा। आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं तो वो बहुत वरिष्ठ है और अनुभवी है, बहुत मंजे हुए है। मतलब मैं उनको अपना एक अच्छा आदर्श नेता मानता हूँ कि वो बहुत संघर्षशील है। वो चाहे कहीं भी रहे हो, लेकिन जीवटपन है उस आदमी में। लेकिन ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए कि जिससे भारतीय जनता पार्टी को हानि हो। इसलिए ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। ठीक है, कई बार कई बातें कहते भी हैं, कोई स्थितियाँ आती है, कुछ बोलते भी हैं, लेकिन संगठन को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे वो, और संस्कारित आदमी है, ठीक ढंग से काम। सर उनके लोग कहते हैं कि उन्होंने, और हमने खुद ने देखा कि 4 साल पूर्व विपक्ष में भूमिका, बहुत जबरदस्त तरह से विपक्षी भूमिका करोड़ीलाल मीणा ने निभाई, तो उनको एक दुख सा आया अंदर कि मेरे को जिम्मेदारी नहीं दी। देखिए, जिम्मेदारी दी है, कैबिनेट मिनिस्टर है, और मतलब उनकी बात मानी जाती है। आज वो कहीं भी बैठेंगे, डोमिनेट करते हैं वो, मतलब सही बात वो रखते हैं, अपनी बात जिस ढंग से रखते हैं उसका सम्मान करते हैं। और क्या चाहिए भाई? अब कोई ये तो है नहीं कि मतलब उनको अलग से क्या, ऐसा क्या? वो मैं उनके लोगों से बातचीत कर रहा था, वो ये कह रहे थे कि कृषि डिपार्टमेंट दिया, उसमें से विपणन निकाल दिया, तो हार्ट तो निकाल दिया, जैसे इंसान के शरीर में से हार्ट निकाल देते थे, वैसे बोल रहे थे कृषि में से विपणन निकाल। उसमें से काम करो, उसमें से काम करो, काम करो, यही तो है विशेषता, यही तो है। अरे वो तो करते आए हैं, काम किया है ना उन्होंने, बहुत संघर्ष किया है, काम किया है, तो उसमें से काम करो। और फिर कोई हम हर समय एक सी स्थिति थोड़ी रहने वाली है। सर एक अंतिम सवाल है, बिल्कुल, आपकी भूमिका आप सत्ता में देखते हैं, संगठन में देखते हैं? संगठन का आदमी हूँ। तो ये थे मदन राठौड़, जिन्होंने खास बातचीत की, जिनका साफ तौर पे कहना था कि मैं संगठन का आदमी हूँ, और आपने देखा हमसे इन्होंने बातचीत की, बिल्कुल डाउन टू अर्थ है और सहज है, सरल है, लेकिन अनुशासन के पक्के हैं। नमस्कार, जितेश जेठमलानी, जयपुर, राजस्थान।